दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2021 में जो पेपर हुआ था 31 जनवरी को, उसका हल यहां पे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किन किन टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और नोट्स प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी आपकी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, अधिगमकर्ता हैं, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल भाई हो सकता है, ये बात सही हो। अगला ऑप्शन देखिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करें जो नकारात्मक हो, तो ये तो भाई गलत हो गया। हमें कक्षा में नकारात्मकता नहीं फैलानी है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल रहे हैं आप, इग्नोर कर रहे हैं, गलत है, ये अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विविध विन्यासों से उदाहरण लेंगे, क्योंकि कक्षा में भी बच्चे क्या है, विविध प्रकार के हैं। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर लॉक करेंगे वो होगा फोर्थ ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सु मतलब सुंदर, साध्य मतलब कैसे हम उसको सुंदर तरीके से साध सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के विद्यार्थियों में देखिए डरने वाली, डराना नहीं में बच्चों को, हट गया है ऑप्शन। अटल प्रक्रिया मतलब आप एक ही प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं बार बार, ये भी गलत है। तो बेहतर क्या होगा, यहाँ पे समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए ताकि समस्या समाधान क्षमताओं को हम और बेहतर कर सकें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, है ना। श्रव्य जैसे सामग्री का भी आप उपयोग करिए, बच्चा अगर उसको जरूरत है तो आप उसका प्रयोग करिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि बच्चे की जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, जो आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से आप जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिविटी करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत बात है। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो आपको हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, अपसारी और अभिसारी चिंतन। डायरेक्ट हमने पहली लाइन में लिखा था कि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। ठीक, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जिनके पास नोट्स है हमारे, वो मैच किए होंगे, देखे होंगे कि सारा क्वेश्चंस जो है उन्हीं नोट्स में से ही आया है। आप भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। कहा जा रहा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के आप अवलोकन कर रहे हैं। नकल वाली बात और याद वाली बात गलत होती है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। और यहाँ पे आप विश्लेषण कर नहीं रहे तो ये भी बात गलत हो गई। इसलिए 5 का आंसर क्या होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एक अध्यापिका को नीचे कहा जा रहा है कि अध्यापिका को नीचे दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए। छठा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसके आधार पे वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है। केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब है वो बच्चा को सीख रहा है, आप उसका विश्लेषण करें। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ त्रुटियों पर निर्भर, इसलिए आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो जिसने कम गलती की उसको 1 डंडा मारो, जिसने ज़्यादा गलती की उसको 10 डंडा मारो। ऐसा स्कूलों में होता है, बट ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक छात्र को आप दूसरे छात्र से अलग कर रहे हैं, मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं, ये भी गलत। सही जवाब होगा यहाँ पे, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अर्थात आप ये जान पाते हैं कि बच्चा जो है किस टॉपिक में गलती कर रहा है, ये अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आगे की हमारी गतिविधि, आगे हम बच्चों को कैसे डील करेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, याद करने, दंड देने, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गए। याद करना निगेटिव होता है, दंड देना भी निगेटिव होता है।
अब बचा क्या यहाँ पे, हमें क्या करना है, मोटिवेशन बच्चे में जगाए रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो गोल है बच्चे का, ठीक, लक्ष्य जो है उस पे हम जोड़ देंगे, बच्चे को उसमें प्रवीण बनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शर्मिंदगी क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्मिंदगी क्या है, अब अगर आप शर्माएंगे, मतलब कोई आपको डांटे, आपको शर्मिंदगी महसूस हो, बच्चे को अगर आप डांट रहे हैं तो इसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मोटिवेशन थोड़ी हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, संरचनावादी क्या कहते हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है। जितने टाइप के क्वेश्चन हमने आपको मैराथन क्लास में दिए थे उसी में से वीडियोस में से क्वेश्चंस आए हैं। जो लोग पेपर देकर के क्वालिफाई हुए हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। संरचनावादी ये कहते हैं कि बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भूमिका ना हो, पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर हो, पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर, वो खुद सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है। अटल नहीं योग्यता, आप एकदम अटल नहीं है कि आप में अंदर जो योग्यता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, समय के साथ, जरूरतों के साथ उसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए योग्यता एबिलिटी क्या है उसमें मॉडिफिकेशन सुधार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बार बार परीक्षा लेना गलत बात है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है वो बाल केंद्रित है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर होगा अन्वेषण और संवाद, बातचीत के मौके देना और बच्चे को खोजने के मौके देना ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, संकल्पनात्मक समझ बढ़े। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब, या फिर टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तब, या फिर आंतरिक रूप से। देखिए बच्चों को दिक्कत तभी होगी जब आप कुछ बच्चों से कार्य करा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और आप उसको अलग अलग टुकड़ों में सिखा रहे हैं, एक पास इकट्ठा चीजें नहीं है, तब बच्चे को दिक्कत होगी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखिए भय होना तो गलत है, अब भय होना गलत है तो दो ऑप्शन पहले ही कट गए, इन्हीं में से कोई होगा। तो कोई उत्तेजना नहीं ये होगा या फिर संतुलित होगा, आप खुद सोचिए सबसे अच्छी अवस्था आपकी क्या, आप सीख रहे हैं, कोई उत्तेजना ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने का, तो मतलब क्या है फिर आप सीख क्यों रहे। तो यहाँ पे बैलेंस हो, ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न और सीटेट फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका रहती है। केवल वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो गलत ही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही, पॉइंट स्टार लगाइएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है। स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार व्यक्तिगतवाद, प्राइवेट स्पीच क्या है। यानी नाम भी आपको देखना है कि वाइगोत्स्की इस चीज को क्या कहते हैं, क्या आत्मकेंद्रिता कहते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक विकार है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या फिर स्वनियमन है। तो जीन पियाजे अगर पूछता तो आप आत्मकेंद्रिता लगाते, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की का, ये कहते हैं स्वनियमन, खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है। उच्च अंक की यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे नामांकित करने की बात करी जा रही है, यहाँ पे विभाजित करना, बांटना गलत है, उच्च अंक पे जोर देना गलत है। तो हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि विद्यार्थी की आवश्यकता कहाँ है, कहाँ पे बच्चा कमजोर है, उसी हिसाब से हम अपने शिक्षण में परिवर्तन कर सकें और बच्चे को सिखा सकें। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह योजना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे। देखिए ये कह क्या रहा है, एक कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें क्या है, वाइगोत्स्की क्या है, मदद कर रहे हैं। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा, आप टीचर हैं, आप बच्चे को मदद कर रहे हैं। प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो मदद क्या है, क्या वो मदद क्या है, बस यही आपसे पूछना चाह रहा है। क्या अर्थहीन होगा, या फिर प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर बच्चों को मोटिवेट करेगी, या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाड़ लिखा हुआ है, पाड़ को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, बच्चों को जो मदद देते हैं स्कैफोल्डिंग वही होता है पाड़। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर सोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? तो यहाँ पे भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है। भेदभाव को हम कहते हैं जेंडर बायस, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, अकादमिक अंकों पर, देखिए अंक पे, जहां पे जिस ऑप्शन में अंक पे जोर दिया जाए, फेल और पास करने पे जोर दिया जाए, वो इसका उत्तर नहीं होगा। अटल पाठ्यक्रम मतलब आप एक ही जैसा पाठ्यक्रम का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन, सबसे बेहतर क्या है यहाँ पे ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है कि ज्ञान की संरचना के लिए हम बच्चे को अवसर उपलब्ध कराएं, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये किस चरण में है? तो यहाँ पे आप इसलिए कार्य कर रहे हैं ताकि दूसरे इसको मानते हैं, ये होता है प्रथागत, प्रथाएं जो चली आ रही हैं प्रथागत चरण को दर्शाता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण, देखिए ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सीटेट जरूर पूछता है। तो विद्यालय जो है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, परिवार क्या है, प्राथमिक है। देख लीजिएगा यहाँ पे किस ऑप्शन, दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीयक है, तो ये गलत हो गया। सामाजिकरण यहाँ पे समकक्षी लिखा हुआ है, देखिए परिवार वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के सामाजिकरण में, उसके बाद विद्यालय और समकक्षी दोस्त वगैरह। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्ध केवल लिखा हुआ है कि आप केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से ही माप सकते हैं, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और इसका सही जवाब क्या होगा सोचिए जरा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे, 9 प्रकार की बुद्धि की बात करी उन्होंने, अर्थात बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? मतलब आपसे इस अवस्था की विशेषता पूछी जा रही है। तो अमूर्त तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 11 वर्ष के ऊपर है, अमूर्त वाली अवस्था है 11 से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बचे आपके पास 3 ऑप्शन। यहाँ पे निगमनात्मक सोच कह रहा है, निगमनात्मक और आगमनात्मक सोच, इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, देखिएगा। ठीक है, तो जो पूर्व संक्रियात्मक की जो विशेषता है वो आपकी है विचार और सोच में केंद्रीकरण का भाव इसमें पाया जाता है। ठीक है, बच्चा क्या है इस अवस्था में, जैसे आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चे को आप कोई पेन दिखा रहे हैं, तो बच्चे को जैसे आप ये पेन दिखा रहे हैं तो वो एक ही हिस्से को देख पाएगा, है ना, जो जिस पे आप जो केंद्र है उसी पे बच्चा फोकस कर पाएगा, वही होता है सोच में केंद्रीकरण। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल बाल्यावस्था में ही विकास होता है, गलत है। समान हो दर ये जरूरी नहीं है, अधिगम से ही हो, विद्यालय में ही हो, गलत है। विकास बहुआयामी होता है, बहुत से पक्ष होते हैं विकास के, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संरचनात्मक। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे जानना चाह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ही लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक अर्थात सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं।
तो जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको जीन पियाजे स्कीमा कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। पेपर हल करने से हमें ये पता चला कि वाइगोत्स्की से लगभग ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जीन पियाजे से 3 प्रश्न, बहुबुद्धि से 1 प्रश्न, सामाजिकरण से 1 प्रश्न, कोहलबर्ग से 1 प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा से 1 प्रश्न, जेंडर बायस से 1 प्रश्न। ये आपको आइडिया लग गया और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी आपको आइडिया लग रहा है ना। बाकी सारे पेपर आपको एक एक करके सॉल्व कराए जाएंगे, पिछली बार भी सॉल्व कराए गए थे, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा से अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? अलगाव वाली बात गलत है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए आप अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या फिर विकलांग छात्र। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है। PWD एक्ट 2016 में इसकी बात कही गई। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? भाई पहले अमूर्त तो हो नहीं जाएगा, हटा दीजिए 2 ऑप्शन। अब आपके पास बचे ऑप्शन 2। क्या पहले बच्चे में मूर्त विकास होगा या पहले सांवेदिक? तो आपने अगर जीन पियाजे की अवस्था पढ़ी होगी उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, तब मूर्त, तब अमूर्त। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा से एक और प्रश्न आ गया, यहाँ पे 2 प्रश्न आए प्रगतिशील शिक्षा से। एक, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये वैसे प्रश्न इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है, व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे रोल इसका भी है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योग्यता आधारित समूह, यहाँ पे आप समूह अलग अलग बनाएंगे। बाधा की बात करी जा रही है व्यक्तिगत विभिन्नता को, असफलता, तो ये तीनों निगेटिव है। बेहतर क्या होगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता होगी तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बेहतर होगी। तरह तरह के बच्चे होंगे, डिफरेंट माहौल होगा, सभी बच्चों को अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। तो ये कोई बाधा नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता कोई बाधा नहीं है, ठीक है, कोई मापदंड जैसा नहीं है, और अध्यापक असफल भी नहीं होगा। ये एक अवसर के रूप में इसको देखा जाए, एक महत्वपूर्ण कारक है। 30 में आपकी कितने सही हुई है? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।